कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, कल आप लोगों को से चर्चा हुआ था और हम लोगों ने पढ़े थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। उसके बारे में बताया था। देशांतर रेखा से क्या है, समय और जो दिशा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और अक्षांश रेखा से जलवायु के बारे में मुख्यतः जानकारी हमें मिलती है। ये आपको पता था। और समय कैसे निकला जाता है, कल आपको बताया था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो समय होती है वो 4 मिनट होती है। और हमारा जो भारत का जो देशांतर रेखा है, जिसको हम स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं, वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे 5.5 घंटे क्या है, आगे है, क्योंकि हम पूरब दिशा में है। पूरब दिशा में समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में समय में क्या है, कमी होती है। ये आप लोगों को बताया था। उसका पूरा निकला और बताया था कि भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है समय में। और स्थानीय समय अलग होता है, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जिसको मानक समय कहा जाता है, वो अलग होता है। हमारे जो भी टाइम पे हम कामकाज करते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है। और जो स्थानीय टाइम है, समय होता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम देखेंगे जो हमारा अर्थ है, ये क्या है, इस ये गतिशील है, यानी मोशन करते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई भी वस्तु क्या है, स्थिर नहीं है। सब में मोशन होता है, गति होता है। गति होता है, गति नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, एक्टिवनेस नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि शरीर में भी क्या होना चाहिए, गति होना चाहिए। जो लोग देखते हैं कम चलते फिरते हैं, वो बीमारी का जड़ बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है, तो शरीर में गति होना चाहिए। तो देखिए, पृथ्वी में दो तरह के गति होते हैं। एक तो क्या होता है, जिसको दैनिक गति कहते हैं, या उसको घूर्णन गति कहते हैं। दैनिक गति या घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, यानी जो अक्ष होते हैं उनके, या जो उसकी जो धुरी होता है उस पे क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, साइकिल के जो पहिया होता है या स्कूटर मोटरसाइकिल के जो पहिए हैं, वो अपने एक्सिस के चारों ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। जो दूसरा गति होता है उसको वार्षिक गति कहते हैं, और इसे परिक्रामण गति कहा जाता है। क्या कहता है, परिक्रमण, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। जो क्या होता है, सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। सन है, सन के चारों ओर क्या है, मोशन करते हैं। जो सन के चारों ओर जो मोशन करते हैं उसको वार्षिक गति कहते हैं। देखिए, सूर्य के चारों ओर जो गति करते हैं, इसके लिए इनको कितना टाइम चाहिए होता है, इनके लिए इनको 365 दिन 6 घंटे की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा। और अपने एक्सिस पे घूमने के लिए उनको कितना चाहिए, 23 घंटे 56 मिनट की आवश्यकता होती है। ये दोनों टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा। वार्षिक समय कितना होता है, ये होता है, और मतलब परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे। और जो दैनिक जो कालक्रम होता नहीं होता है, वो 23 घंटे 56 मिनट होता है। इसीलिए देखिएगा, हर साल 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर इसमें ऐड हो जाता है। लीप होता, देखिएगा इसका, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जो लट्टू होते हैं उससे क्या होता है, वो दो तरह की गति करते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपके सामने हो सकते हैं। जो पृथ्वी भी क्या होता है, इस तरह गति करते हैं कि अपने एक्सिस पे भी मोशन करते हैं, और सन के चार और जो इलिप्टिकल रूट है उसमें भी क्या होता है, गति करते हैं। और दिन में दैनिक गति कितना होता है, इतने घंटे का होता है। और जो वार्षिक गति ये होता है। और आपको देखिए, परसों या कल बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। कब से, पश्चिम से पूरब की गति करते हैं। इसलिए हम क्या है, हम मॉर्निंग, हमारा मॉर्निंग कब हो, कहाँ होता है, हमारा मॉर्निंग ईस्ट में होता है। अगर क्या होता है, ये गति अगर उल्टा होता तो हमारा मॉर्निंग कहाँ होता है, हमारा मॉर्निंग वेस्ट में हो जाता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट और वेस्ट में ये मॉर्निंग होने का कारण क्या है, ये सारे चीजों को आपको देखना है। देखिए, जो
दैनिक गति होता है ना, इससे क्या होता है, दिन रात होते हैं, दिन रात। दैनिक गति का मतलब होता है इससे दिन और रात होते हैं। और वार्षिक गति जो होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे ऋतुओं में जो परिवर्तन होते हैं, ऋतु में परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं क्लाइमेट में चेंज, जलवायु में जो परिवर्तन जो हमें दिखा देता है, ऋतु में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन, वो होता है हमारा वार्षिक गति से। और दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। कैसे होता है, आप लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, सुने होंगे कि किसी गेंद को कि ऐसे रख दीजिए और यहाँ पे एक मोमबत्ती जला दीजिए, तो मोमबत्ती का जो क्या होता है, जो लाइट क्या होगा, ये प्रकाश है, लाइट है, जिन जिन जगह पे ये पड़ता होगा वो दिन कहलाता है। ये साइड क्या होगा, दिन होगा, और ये साइड क्या होगा, जहां पे क्या होगा, शैडो होगा, ये साइड क्या हो जाएगा, ये रात हो जाएगा। अब ये पृथ्वी ये मोशन करते हैं, तो जो जो भाग क्या होता है, ये मान लो सूर्य है, सूर्य के सामने जो जो भाग आएंगे वहां पे दिन होंगे, और जो जो भाग सूर्य के विपरीत होंगे वहां पे रात नहीं, नाइट होगा। इसको ध्यान देगा। ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, हमारा पृथ्वी क्या है, सीधा नहीं है, बल्कि क्या है, ये टिल्ड है। टिल्ड मतलब झुकी हुई है। कितना है, 23.5 डिग्री में क्या है, ये झुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जब सन होंगे, तो सन होने के कारण क्या होगा, सन बड़ा बनाइए पृथ्वी से, तो सन जब होंगे ना, तो देखिए जब क्या होगा, सन होंगे, तो सन आपको अभी बताया था कि कल बताया था कि ये मकर रेखा में कभी होता है, कभी कर्क रेखा में कभी होता है, कभी भूमध्य रेखा में होता है। तो देखिएगा, ये मान लेते हैं क्या है, ये ऊपर वाले भाग को कर्क रेखा मान लेते हैं, नीचे वालों को मकर रेखा मान लेते हैं, और ये बीच वाले को क्या है, भूमध्य रेखा मान लेते हैं। देखिए जब ये हमारा जो पृथ्वी है, ये सूर्य के मतलब एक जो भूमध्य रेखा, ये सूर्य के सामने जब आता है, तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सबसे बड़ी दिन होता है और गर्मी सबसे ज्यादा होता है। जब ये खिसक के क्या होता है, कर्क रेखा में पहुंचे, तो कर्क रेखा में क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे गर्मी होता है। तो ये कर्क रेखा में जब ये सूर्य यहाँ पे पहुंचता है ना, तो ये जो स्थान होता है यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है। यानी नॉर्थ पोल में कितना होगा, 6 महीने का दिन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा, तो ये साउथ पोल पे क्या होगा, 6 मंथ का क्या होगा, 6 मंथ का नाइट होगा, यानी रात होगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको बता कि जो नॉर्वे देश है उसको क्या है, मिडनाइट सन, मिडनाइट सन ऑफ कंट्री कहा जाता है, यानी मिड मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। अब देखिए जब ये जो सूर्य है वो क्या होगा, ये मकर रेखा पर सीधी गिरेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा 6 महीने का, लगातार 6 महीने दिन होगा। और यहाँ पे जैसे सूर्य आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने क्या होगा, रातें होंगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दिन कैसा होता है और रातें कैसे होता है। ये मैप के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये आपको मैप भी यहाँ पे लगा रखा हूं, आप लोग देखिएगा। देखिए ये मैप है, इसके माध्यम से समझिए। देखिए क्या होगा, जब ये जो लाइन है, इसको आप मान लीजिएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये जो बीच वाला लाइन है, इसको भूमध्य रेखा या मेरिडियन लाइन कहा जाता है, या 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। और साउथ में जो ये रेखा है, इसको कहते हैं मकर रेखा, जिसको 23.5 दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जब सूर्य का जो किरण है यहाँ पे सीधी गिरेगी, यहाँ पे जब सीधी गिरेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए टिल्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का दिन होगा। जब यहाँ पे सीधी गिरेगी, तो यहाँ पे 6 महीने का क्या होगा, दिन। और यहाँ पे देखिए यहाँ का जो, यहाँ पे जो होगा उसका ऑपोजिट यहाँ होगा, यहाँ पे जो होगा उसका ऑपोजिट यहाँ पे होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑपोजिट। देखिए इससे क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिएगा। इससे क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, जो आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बताया। ये ऊपर वाले भाग को क्या है, उत्तरी गोलार्ध बताया था, और इसको क्या है, दक्षिणी गोलार्ध बताया था। देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरह का मौसम पाए जाएंगे,
जिस जगह पे उसी एक्सिस पे, एक्सिस मतलब उसी जो अक्षांश है या उसी जो लैटिट्यूड है, वो साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसका ऑपोजिट क्या पाएगा, पाया जाएगा, मौसम पाया जाएगा। केवल पोल को छोड़कर, केवल पोल को छोड़ के, पोल में तो हमेशा बर्फ होगा, ध्रुव में क्या होगा, हमेशा बर्फ होगा। दिन रात का भी क्या है, अंतर आ जाता है, लेकिन के पोल में केवल क्या है, जो गर्मी और ठंडा होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है लगभग। अब देखिए मान लेते हैं, देखिए जब कर्क रेखा में सूर्य सीधी गिरेगी तो यहाँ पे क्या, गर्मी बहुत ज्यादा होगा। और कर्क रेखा का ऑपोजिट क्या है, मकर रेखा। तो मकर रेखा में इस समय जब कर्क रेखा में गर्मी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु होगा, यानी विंटर सीजन होगा। ध्यान दीजिएगा, विंटर सीजन होगा। देखिए अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, जनवरी दिसंबर, जनवरी फरवरी में ठंडे हैं। आप लोग देखिएगा ये जो मकर रेखा के आसपास के जितने भी देश है, यहाँ पे क्या है, इस समय गर्मी का मौसम है। आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस समय, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो वहां पे इस समय क्या है, गर्मी का मौसम है। कैसा मौसम है, समर सीजन है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे कैसा सीजन है, समर सीजन है, क्योंकि वहां पे सूर्य क्या है, सीधी गिर रही है मकर रेखा पर। इसको ध्यान रखिएगा। और जब क्या होगा, ये मकर रेखा पर ये सन डायरेक्ट गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगा, और हमारे जो कर्क रेखा पे क्या होगा, ठंडी हो जाएगा। इसको ध्यान देगा। इसे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड लोकसभा आयोग में कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो क्रिसमस डे या क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है किस सीजन में मनाते हैं। अब हम लोग जो जानते हैं कि हम क्रिसमस डे किस में, ठंडे के मौसम में मनाते हैं, यानी शीत ऋतु में मनाते हैं, यानी विंटर सीजन में मनाते हैं। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में वो समर सीजन में मनाया जाता है, जो अपोजिट होता है। इस समय जानते हैं, इस समय हमारे यहाँ गेहूं वगैरह हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया उस साइड में क्या है, बारिश का मौसम है उस दक्षिणी गोलार्ध में। और हमारे यहाँ जब गर्मी का मौसम होगा तो वहां पे शीत ऋतु होगा, और उस समय क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गेहूं की फसल होगा, जो ठंडे मौसम है वो वाले सिस्टम होगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पक्षियां होती है, जो अपने प्रजनन करने के लिए, उन्हें अंडा देने के लिए क्या होता है, ये ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, पूछ जाते हैं, जो पक्षियां होते हैं ये क्या होता है, इस क्लाइमेट बदलने के कारण क्या होता है, अपना स्थान त्यागते हैं, और क्या होता है, प्रजनन करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे आपने साइबेरियन पक्षी का नाम सुने होंगे, साइबेरियन पक्षी का नाम सुने होंगे, तो पक्षी की एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं, अंडे देने के लिए जाते हैं, यानी प्रजनन क्रिया को करने के लिए जाते हैं। धन्यवाद। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा, ये कर्क रेखा है और चाहे मकर रेखा, यहां पर 21 मार्च और 21 सितंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या होगा, दिन रात बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चाहे वो कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो, उसमें दिन रात बराबर होगा। किस स्थिति में, 21 मार्च और 21 सितंबर को। अभी मार्च महीना आने वाला है, अभी देखिए दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या, अभी दिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन धीरे धीरे बढ़ रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नहीं उसका टाइम टाइम कम हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, ये 4 जुलाई और 3 जनवरी, आप लोगों को पता था कि इस समय क्या होता है, जो सूर्य होता है वो क्या होता है, ठीक है, 4 जुलाई में सबसे दूर पे होता है सूर्य पृथ्वी से, और 3 जनवरी को क्या है, सबसे नजदीक में होता है, ये आपको बताया था। दूसरी बात क्या होता है, जो 21 जून होता है, ध्यान दीजिएगा, 21 जो जून होता है, 21 जून में क्या होता है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, एकदम सीधी गिरती है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधी गिरती है। इसलिए 21 जून को कर्क रेखा में सबसे बड़ी दिन होती है, सबसे बड़ा दिन होता है।
इसको ध्यान देगा, 12 दिन होता है। इसके विपरीत 21 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी, और इसी समय क्या मकर रेखा पर क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जब मकर रेखा पर बड़ा दिन होगा तो कर्क रेखा पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 दिसंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, वो आपका 21 जून होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बदलते रहते हैं, दिन रात को क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इससे क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन और रात, और कब छोटा होता है दिन, कब बड़ा होता है, इसके बारे में आपको बता दिया। अब एक चीज होता है कि मौसम में कैसे पढ़े, देखिए पूरा सब लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं आता है तो आपको बता देंगे फिर। देखिए हमारा विंटर जो भी है, ये आपको सबको बता दिया। अब देखिएगा इसमें क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, मौसम परिवर्तन, इसको थोड़ा जान लीजिए। देखिए अभी आपको बताया था कि जो सन होता है वो क्या, देखिए सन भी रोटेट कर रहा है और हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है। और दूसरी बात है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, टिल्ड है, यानी झुकी हुई है। देखिए इस फोटो में दिखा रहा है जो पृथ्वी कैसी है, देखिए झुकी हुई है। इसको आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ये झुकी हुई होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर जो सूर्य का जो प्रकाश है वो एक समान नहीं पड़ता है। यानी जो लाइट है वो क्या होता है, पृथ्वी के जो एवरी पार्ट पर क्या इक्वल नहीं है। जब एवरी पार्ट पर इक्वल नहीं होगा तो जहां पे सन रे, यानी जो प्रकाश के जो किरण है जहां पे सीधी गिरेगी वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जहां पे क्या होगा, तिरछी गिरेगी, यानी त्रिया क्या तिरछी गिरेगी, वहां पे क्या होगा, गर्मी कम होगा। वहां पे क्या होगा, गर्मी कम होगा। देखिए जहां पे गर्मी ज्यादा होगा वहां पे क्लाइमेट क्या होगा, बदल जाएगा, उसी हिसाब से होगा। जहां पे क्या होगा, सूर्य ज्यादा तिरछी होगा वहां पे क्लाइमेट अलग होगा। और दूसरी बात है, देखिए पृथ्वी पे आप लोग सोचते हो कि ये हवाएं क्यों चलती है, इसी कारण हवाएं चलती है। अगर हमारी पृथ्वी एक जैसे होता, स्थिर होता, तो हवाएं भी नहीं चलती। जो विंड आप लोग देखते हैं, नहीं जो विंड, देखिए एयर अलग होता है, विंड अलग होता है। विंड जिसको पवन कहते हैं, पवन इस शब्द को इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए हवा अलग चीज होता है। हवा क्या होता है, हम कोई वस्तु क्या होता है उसको जो कंटेन करते हैं उसको हम हवा कहते हैं। और विंड क्या होता है, वो नेचुरली चलता रहता है, फ्लो होता है। तो ये जो विंड है या जिसको पवन कहते हैं, ये गतिशील क्यों है, क्योंकि जहां पे गर्मी ज्यादा होगा, देखिए गर्मी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर वहां पे हाई होगा। गर्मी ज्यादा मतलब सूर्य की किरण का सीधी होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। और जहां पे टेम्परेचर क्या सूर्य की किरण तीसी होगी वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। देखिए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होता है, यानी दाब कम हो जाता है। और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ। अब नियम यह है कि जो हमारे एयर है यानी हवा है, वो क्या होता है, जो हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। यानी अधिक दाब से क्या होता है, कम दाब की तरफ क्या होता है, हवा या विंड क्या होता है या पवन गतिशील हो जाता है। जिससे क्या होता है, ये हवाएं जो होती है या पवन जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होते हैं या विंड बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस का होता है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा समुद्र में बहुत सारे लहरें उठते हैं जिसको वाटर करंट कहा जाता है। तो वाटर करंट भी क्या होता है, इसी कारण होता है कि जहां पे गर्मी होगा वहां का पानी क्या होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा। और वो क्या होगा, जहां कम गर्म, जब देखिए पानी जब कम ज्यादा गर्म हो जाएगा तो पानी का डेंसिटी भी कम हो जाता है। और जहां पे पानी ठंडा होगा वहां का डेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लो होने लगेंगे। तो ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं, ये
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में क्या होता है, जो हवाएं होती है या जो पवन होती है वो क्या होता है, गतिशील हो जाते हैं, और इसी से क्या होता है, ये जितने भी गतिशील दिखते हैं। आप लोग देखते होंगे कि पहाड़ों में क्या होता है, शाम के समय पे क्या होता है, घाटी में बहुत सारे, बहुत घाटियों में क्या है, जो घाटी से नीचे की तरफ क्या हवाएं बहती है। इसका कारण भी क्या है, यही है, क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, जो घाटिया होता है वो क्या होता है, जो पीक होता है यानी चोटी होता है उसके अपेक्षा गर्म ज्यादा हो जाता है। आप लोग इसलिए देखेंगे जो पहाड़ों में जो घाटियां होते हैं ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़िया बढ़िया से होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उनके बहुत सारे घाटियां हैं जहाँ पे धान की खेती होती है। आप लोग जानते हैं कि धान की खेती के लिए क्या टेम्परेचर हाई होना चाहिए होता है। तो पहाड़ों में शाम के समय पे ये चीज देखने को मिलता है। देखिए, ठीक है, इसमें हमने क्या है, मौसम के अनुसार क्या है, पृथ्वी को थोड़ा सा चार भागों में हमने बांट दिया, चार रेखा को हम डिवाइड कर दिया। एक रेखा हमने बोला, देखिए, जो जहां पे मौसम लगभग चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या 6 महीने क्या होता है बाद क्या सूर्य का प्रकाश आता है, तो यहाँ पे मौसम क्या होता है, चेंज लगभग कम होता है। तो यहाँ पे जो लाइन है उसको क्या होता है, वो होता है 60 ½ डिग्री होता है, और इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और नीचे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है, वृत्त मतलब सर्कल कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों जगह पे क्या होता है, वर्ष भर हमेशा बर्फ जमी रहती है। वहां पे मौसम क्या होता है, लगभग चेंज नहीं होता है। दूसरी तरफ कर्क रेखा आप लोग जानते हैं, जो 23.5 डिग्री होता है, ये क्या है, कर्क रेखा। यहां से लेके देखिए, जो आर्कटिक वृत्त से लेके यहाँ जो भूमध्य रेखा है, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या मेरिडियन लाइन कहते हैं, यहाँ पे मौसम में चेंज होता है। मौसम में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए, मौसम में चेंज का केवल सूर्य का प्रकाश ही एक कारण नहीं है, वो होता है कि जो स्थान है वो क्या है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ये भी इस बात पर भी निर्भर करता है। समुद्र तल से क्या है, कितना ऊंचाई पे है। आप लोग देखे होंगे, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, अभी उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ी है, तो ठंडा हो जाता है। अब उत्तराखंड जिस अक्षांश में है, उसी अक्षांश में अगर हम इधर पश्चिम की तरफ आएंगे ना, तो उन अक्षांशों में उत्तराखंड से कम क्या होगा, यहाँ पे ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड ऊंचाई पे स्थित है। उत्तराखंड क्या है, ऊंचाई पे स्थित है। तो उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड को अगर उसका एक्सेस अगर मिला है तो राजस्थान से मिल जाएगा, या राजस्थान या पंजाब से मिलेगा। तो पंजाब का जो प्लेन एरिया है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका होगा उसका टेम्परेचर क्या लो होगा। तो ऊंचाई पर भी क्या होता है, ये निर्भर करता है कि वहां का क्लाइमेट क्या है, केवल तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर क्यों होता है, देखिएगा, नियम यह है कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगभग 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। तो इससे क्या होता है, ऊपर जाने पर क्या टेम्परेचर कम होता है। अब ये ऊंचाई की नाप कहाँ से की जाती है, देखिए, ऊंचाई की जो नाप होता है ना, आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचाई। तो ये हमारे देश में एक जगह है, चेन्नई, सुने होंगे, जो तमिलनाडु का राजधानी है। तो ये चेन्नई से क्या होता है, ये समुद्र तल नापा जाता है, यानी सी लेवल जिसे कहते हैं, सी लेवल को नापा जाता है, कि इससे उसको जीरो माना गया और उसके ऊपर जितना है उसको होता है। इसलिए आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जो हिमालय उसकी ऊंचाई कितनी है, जो हिमालय की ऊंचाई या जो भी पीक की ऊंचाई आप लोग देखते हैं, वो क्या चेन्नई से उसकी ऊंचाई को नापा जाता है, और उससे देखते हैं कि वो चेन्नई से कितनी ऊंचाई पे है। एक बात ध्यान रखिए, अगर बाय चांस अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो यूपी तक क्या होता, बर्फ गिरता। समझ सकते हैं, यूपी तक में क्या होता है, शीतलहर बहुत तेज होता है, बर्फ गिरता है। आप लोग देखिएगा, अमेरिका का जिस अक्षांश में बर्फ गिरता है, भारत के उस अक्षांश में बर्फ नहीं गिरता है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होगा, जो साइबेरियन से जो ठंडी हवा जो आ रही थी, बर्फीले जो हवाएं आते हैं, वो हिमालय पर्वत उसको रोक देते हैं। हिमालय पर्वत क्या होता है, उसको रोक देते हैं। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो यूपी तक क्या होता है, शीत ऋतु में बर्फ गिरता है यहाँ पे। और उसी अक्षांश में देखिए, अमेरिका को देखिएगा, उसी अक्षांश में क्या होता है, वहां पे बर्फ गिरते हैं। लेकिन भारत में क्यों नहीं होता, क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत क्या होता है, इन जो शीत लहर है या शीत जो हवा चलती है उसको रोक देते हैं।
इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो टिल्ड है, इसलिए क्या है, कहीं पे गर्मी ज्यादा पड़ता है, कहीं पे गर्मी कम। और आपको बताया कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ेगा, नहीं सूर्य के किरण ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा, वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, नहीं क्या वाष्पीकरण होगा जल का, और जल का वाष्पीकरण अगर ज्यादा होगा तो उससे बादल बनेंगे, और बादल जब बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, वर्षा ज्यादा होगा, और वर्षा ज्यादा होंगे तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाए, यानी जीव जंतुओं की संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी स्थायी जीवन के लिए बायोडाइवर्सिटी जितना अच्छा होगा, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। ये मत सोचे कि अपने घर आसपास को एकदम साफ क्लीन कर दे और क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दे और आप बहुत बढ़िया से जिएंगे, ऐसे जी नहीं सकते। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये जो जितने भी पहले सिविलाइजेशन रहा होगा, जैसे हड़प्पा हो या मिस्र वगैरह में जो सिविलाइजेशन रहा होगा, तो यहीं पे भी यही हुआ कि वहां पे जो पेड़ पौधे या बाकी जो चीज है वो क्या धीरे धीरे समाप्त हो गया, और वहां का सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा, वहां पे जीवन उतना ही आसान होता है, और जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होता है वहां पे जीवन क्या है, बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, कृत्रिम साधन का कितने दिन इस्तेमाल करते रहेंगे, नेचर पर तो निर्भर करना ही पड़ेगा। तो कृत्रिम साधन बहुत ही कम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है, दिन और रात, और आपको क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है, ये आपको बताया। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से देखिए, आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है। देखिए, पृथ्वी, मान लेते ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी जब बना तो देखिए, आपको पता ना कि ये धूल कण से बना था, क्योंकि ये क्या है, आकाशीय बॉडी है, तो ये किससे बना, डस्ट पार्टिकल से बना। और डस्ट पार्टिकल में केवल धूल का मतलब, उसमें और भी बहुत सारे खनिज वगैरह उसमें रहे होंगे। तो उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब ये निर्माण हुआ ना, तो देखिए ये पृथ्वी, आपको पता ना कि ये धूल कण धीरे धीरे इकट्ठा हुआ होगा, तभी इन बॉडी का निर्माण हुआ होगा। अब देखिए, जब धूल के कण ऐसे होगा ना, तो उसमें परतें बनती गई, क्या बनती गई, लेयर्स बनती गई। तो हमारे पृथ्वी में भी बहुत सारे लेयर है, बहुत, कभी ये वाला भाग बना, कभी ये वाला भाग बना पृथ्वी, कभी ये वाला भाग बना, कभी ये वाला भाग बना, कभी इस तरह के भाग बने। और ये जो छोटे छोटे जो भाग है ना, इसको हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किससे बना है, पृथ्वी बहुत सारे प्लेटों से बना हुआ है। पृथ्वी क्या है, बहुत सारे प्लेटों से बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। और जब ये पूरा पृथ्वी था, तो इसको पेंजिया कहा जाता था। इसका नाम क्या था, पेंजिया। जब पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था जब बना होगा, तो उसका नाम क्या था, पेंजिया। और पेंजिया क्या है, प्लेटों से बने हुए थे। और पृथ्वी में 7 क्या है, बड़े प्लेट है, बड़े प्लेट है। ये प्लेट बहुत बड़े बड़े होता है, ध्यान रखिएगा। और लगभग 42 क्या है, छोटे प्लेटों से बने। छोटे प्लेट मतलब छोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़े होते हैं, प्लेट से बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो प्लेट है, प्लेट क्या होता है, ये गतिशील होता है। ये जो प्लेटें है ना, ये गतिशील है। तो पहले क्या था कि पहले जब पेंजिया था, तो पृथ्वी का जो जितने भी स्थल वाला भाग था, तो इसको क्या कह दिया, पेंजिया का। स्थल वाले भाग को क्या कह दिया, पेंजिया कह दिया, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के जो स्थल भाग थे उनको क्या कह दिया, पेंजिया। और वो एक जगह पे क्या था, स्थिर था। अब ये आपको पता कि जो प्लेटें हैं, तो ये क्या है, गतिशील है, इसमें मौसम होगा, गतिशील है। तो जब गति करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत भी गति कर लेते हैं, और कभी कभी एक जैसे भी गति कर लेते हैं। तो कुछ प्लेटों में विपरीत गति भी हुआ होगा, कुछ प्लेटों में क्या होगा, एक जैसा गति भी हुआ होगा। देखिए, जहां जहां पे विपरीत गति था प्लेटों में, वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होते गए। और जहां जहां प्लेट एक जैसा गति करते गए, वहां पे क्या है, कोई पर्वत बना होगा, कोई पठार बना होगा, कोई क्या है, मरुस्थल बना होगा। अब बोले मरुस्थल कैसे बना होगा, मान ले 2 प्लेट है, और ये क्या होता है, ये एक, मतलब ये क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा तो ये जब यहाँ पे चिपक जाएगा,
तो ये वाला भूमि क्या है, ऊपर उठ जाएगा, और ये वाला भूमि क्या होगा, नीचे रह जाएगा। तो ऊपर हुआ क्या बना सकता है, पठार बना सकता है, पर्वत बना सकता है। ठीक है, पर्वत के केवल एक ही कारण नहीं, और भी बहुत से कारण है, मरुस्थल बना सकता है, ये स्थलाकृति बना सकता है। अब बोले कि ये स्थलाकृति कैसे बना है, जरा समझिए। ये स्थलाकृति इस तरह से बने हैं, जो माउंटेन हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे प्लेट्यू हो, इसके बनने के क्या रीजंस है। दूसरा, अगर ये प्लेट क्या है, ये इधर गति कर रहा है और ये इधर गति कर रहा है, तो बीच में क्या खालीपन आ जा रहा है, बीच में खाली, तो यहाँ पे क्या सागर, झील, खाड़ी आदि का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। देखिए अरब सागर को अगर आप लोग देखे होंगे, तो अरब सागर के पश्चिम में क्या है, अफ्रीका है, और अरब सागर के पूरब में क्या है, भारत है। अगर भारत को के उस भाग को अगर अफ्रीका से मिला देंगे ना, तो एक लॉक बन जाएगा, दोनों क्या होगा, एक जैसे गुत्थी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो प्लेट है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति किया है, जिससे क्या होगा, बीच में सागरों का निर्माण हुआ, बीच में क्या बन गया, सागरों का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखिए हिमालय का निर्माण क्या होगा कि हमारा जो इंडिया है ये गोंडवानालैंड प्लेट से बना है। कौन सा प्लेट है, इसका नाम गोंडवानालैंड प्लेट है। और जो हिमालय के जो उत्तर साइड में जो प्लेट है उसको यूरेशिया प्लेट कहा जाता है। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराया, तो टकराने के कारण क्या होता है, वहां पे पहले एक सागर हुआ करता था जिसको तैतीस सागर आपको बताया था। वो सागर में जो गाद या जो मतलब मलबे था वो धीरे धीरे ऊपर उठता गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो समझ में आया कि ये सागर कैसे बने, झील कैसे बने, पठार कैसे बने, पर्वत कैसे बने, मरुस्थल कैसे बने। ये क्या प्लेटों के आपस में टकराने या एक दूसरे से अलग होने की जो प्रक्रिया था उसके कारण क्या ऐसे बने। ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए ये जो प्लेट है ना, आपको पता है कि ये प्लेट एक दिन में नहीं बने थे, ये प्लेट लाखों हजारों साल लगे बनने में। और आपको पता है कि इन प्लेटों किससे बना है, धूल कण से बना है, यानी डस्ट पार्टिकल है। और डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे क्या है, केमिकल रहे होंगे, यानी खनिज रहे होंगे। और उस खनिजों में आप जानते हैं कि जो खनिज होता है वो हमेशा क्या होता है, रासायनिक क्रिया करते रहते हैं। और खनिजों में क्या होता है, रासायनिक क्रिया जो होंगे, रासायनिक क्रिया के कारण क्या होगा कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारे क्या बन गए, ज्वालामुखी बन गए होंगे। ज्वालामुखी प्लेट जिसे कहते हैं, यानी प्लेटों के बीच में बहुत सारे क्या लावा बना होगा, मैग्मा बना होगा। और जब भी इस तरह का क्या होता है, प्लेट आपस में टकराते हैं या उनके अंदर क्या का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हुआ, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलते हैं। इन प्लेटों के बीच में जब भी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, या कभी क्या होता है ज्यादा गैस यानी रिएक्शन ज्यादा हो जाते हैं, तो ये पृथ्वी के अंदर ये जो केमिकल है ये पिघल के क्या होता है, बाहर आ जाता है, उसको हम वैल्केनो कहते हैं। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो हिमालय है, हिमालय में वैल्केनो नहीं है, एक भी क्या है, ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन भूकंप आता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी मत लिखेगा कि हिमालय में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई गई है, लेकिन क्या पाया जाता है, भूकंप यहाँ पे बहुत आता है। इसका कारण भी आपको आगे बताऊंगा जब हिमालय पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा जो गोंडवाना लैंड वाला जो प्लेट है ना, ये ज्यादा भारी है, मतलब इसका वजन या घनत्व ज्यादा है। और जो यूरेशिया प्लेट है उसका घनत्व कम है। इसलिए देखिए जो प्लेट ज्यादा भारी होगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो प्लेट है मान लेते हैं, एक प्लेट है और एक प्लेट, ये अगर ज्यादा भारी होगा ना, तो जब ये दोनों टकराएगा तो ये नीचे जाएगा, और ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारा ये जो प्लेट है जो ये गया ना, तो इसके नीचे क्या होता है, एक क्या होता है, एक मैग्मा स्तर पाया जाता है, जहां पे मैग्मा पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो प्लेट क्या होता है उस स्तर को नहीं छू पाता है, इसलिए क्या होता है, हिमालय में क्या होता है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, हमारा जो साउथ इंडिया के जितने भी प्लेटू है, वो सब ज्वालामुखी के विस्फोट से नहीं बने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग समझते हैं कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बने, नहीं। जो साउथ इंडिया के जो स्थल है, वो क्या होगा कि जब ज्वालामुखी का या मैग्मा का जो लेयर नीचे है, वो लेयर क्या है, उस लेयर में दरार आ गया। दरार समझते हैं, यानी बीच में से क्या होगा, किसी कारण से, फोर्स के कारण से क्या दरार बन गए,
और उन दरारों से क्या निकला, मैग्मा निकला, जिसको बेसाल्ट कहा जाता है। और वो मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उन क्षेत्रों में फैल गया और उससे बन गए चट्टान, रॉक्स बन गए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया के जो मिट्टियां है, यानी जो स्थलाकृति है, बहुत कठोर है। नॉर्थ इंडिया क्या होता है, नदियों द्वारा बने हैं। नॉर्थ इंडिया क्या है, नदियों द्वारा बने हैं। और साउथ इंडिया किसका बना है, नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, गाद लाई गई, उसका निर्माण है। और जो हमारा साउथ इंडिया है वो बेसल्ट बने हैं। वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या होगा कि धरती के अंदर क्या था, मैग्मा था। और वो क्या, जो धरती क्या होगा, उसमें दरार आ गया, उस दरारों से क्या होगा, धीरे धीरे मैग्मा उन क्षेत्रों में फैल गया। देखिए ये जो प्रक्रिया हुआ होगा वो एक दिन में नहीं हुआ होगा, इसके लिए लाखों हजारों साल लगे हैं। तो इसको मत समझे कि वो एक दिन में हुआ। तो हमारा जो पृथ्वी बना, पहले उसका नाम क्या था, पेंजिया। और पेंजिया क्या है, 7 बड़े प्लेट और 42 क्या है, छोटे प्लेटों से बने हैं। और इन प्लेटों के कारण क्या होता है कि आपस में टकराने और दूर जाने से जो भी स्थलाकृति पृथ्वी पर आप लोग देख रहे हैं, इन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। ये अलग अलग कालखंड में हुआ, ये मत समझे कि ये एक दिन में हो गया, ऐसे नहीं है। इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता है। और इसके कारण क्या है, ये स्थलाकृति बने। और इन स्थलाकृति कारण क्या होता है, आज भी देखिएगा हमारा जो गोंडवानालैंड प्लेट है ना, ये उत्तर की दिशा में क्या था, अभी भी गतिशील है। इसलिए देखिएगा हिमालय की जो हाइट है आज भी बढ़ती जा रही है। या आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका में या अभी राजस्थान वगैरह में आप लोग देखे होंगे, जमीनों में दरार पड़ते जा रहे हैं, फैल रहे हैं, जमीन बीच में से खाली होता जा रहा है। अधिकतर क्या है, जैसे आपने सुना होगा रिफ्ट वैलीज का नाम सुनने होगा, रिफ्ट घाटी पाए जाते हैं, या उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। तो वो क्या है, जमीन में दरारें आ जाना, दोनों तरफ क्या फोर्स जब लगेगा तो बीच में क्या दरारें आ जाती है। जैसे हमारा जो नर्मदा नदी है, वो क्या था, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अफ्रीका में भी ये बहुत बड़ा दरारें बनती जा रही है। हो सकता है कि अफ्रीका आने वाले हजारों साल में 2 भागों में डिवाइड हो जाए, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह का क्या है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जितने भी स्थलाकृति बने हैं, इस प्रकार से क्या है, स्थलाकृति। और इन स्थलाकृतियों के कारण क्या है, 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ और 5 महासागरों का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये स्थलाकृति जब बने हैं तो कितने, 7 कॉन्टिनेंट बना है, महाद्वीप बने हैं, और 5 क्या है, महासागर बने हैं, यानी ओशन बने हैं। इन महाद्वीपों के में आप जानते हैं एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अ, अंटार्कटिका, उसके बाद आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 ये हो गया। और महासागर में क्या है, पैसिफिक ओशन जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर कहते हैं, और साउदर्न महासागर कहा जाता है। तो 5 महासागर बने हैं, ओशन बने हैं, और 7 क्या है, कॉन्टिनेंट बने हैं, इन स्थलाकृतियों के अलग अलग भागों को मिला के। तो आपको समझ में आया कितने महाद्वीप बने हैं, 7 महाद्वीप जिसको 7 कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और 5 क्या है, ओशन बना है। तो कौन कौन सा है, एशिया हो गया, आपको अभी अगले क्लास में इसको बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम खत्म हो जाएगा। तो एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागर में कौन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और साउदर्न या दक्षिणी महासागर, या अंध महासागर भी इसको कहा, कभी कभी कहा जाता है। तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब अगले में हम इसी महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे और महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या स्थलाकृति बने हैं, और उनके क्या क्या, कौन से महाद्वीप में कौन सा है, और नदियां बने हैं, ये पर्वत बने, जो भी स्थलाकृति बने हैं सब इसी कारण बने हैं। और उसमें अलग अलग महाद्वीप में होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब देखिए हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। अभी आपको बताया था कि क्या है, 7 क्या है, कॉन्टिनेंट है, 7, उसके नाम आपको बता दिया था। देखिए हमारा जो अर्थ है, इसका 71% क्या है, जल से बना हुआ, घिरा हुआ है। और 29 पार्ट क्या है, जो भूमि से घिरा हुआ है। और इन 71% पार्ट जो जल से घिरा हुआ है, यहीं पे क्या है, महासागर है। कितने महासागर है, 5 महासागर है। और 29% जो है, इसमें क्या है, 7 महाद्वीप है।
कॉन्टिनेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये पृथ्वी अलग अलग प्लेटों के माध्यम से अलग अलग महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोटेनिक्स कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोटेनिक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लेट गतिशील है। प्लेट क्या है? गतिशील है, तो इसके कारण से ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे क्या क्या चीज है इंपॉर्टेंट, उन चीजों के बारे में एक एक कॉन्टिनेंट को हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप गूगल से या कहीं से भी मैप अगर है आपके पास, तो उसको ले लीजिएगा और उस मैप को 4-5 बार भरने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना ज्यादा मैप को भरेंगे, वो चीज क्या होगा, उतना रिमाइंड होगा। जब आपको पढ़ने का मन ना करे, तो उस मैप को देखिएगा, उस मैप में मेंशन कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको ज्योग्राफी के उन लोकेशन के बारे में क्या होगा, जानकारी होगा। देखिए, बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप एग्जाम दे रहे चाहे नहीं दे रहे होगा, क्योंकि जहाँ भी आप टीचिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा बेहतर चीजों को बढ़िया करके पढ़ा सकते हैं। तो ये जरूरी है। देखिए, केवल यह जरूरी नहीं कि जो जियोग्राफी पढ़ते होंगे उनको ही मैप आना चाहिए, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि आज आप लोग जानते हैं कि इस समय जो एजुकेशन है, उसमें क्या होगा, हर चीज के बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तभी क्या होता है कि आप किसी को सही नॉलेज दे सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक पक्षीय नॉलेज लेके, जिसको एक दिशा ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, ज्यादा प्रोग्रेस करना हो तो। चलिए, इसको बाद में देखते हैं। कि अभी हम देखेंगे कि ये जो पहले एक एक कॉन्टिनेंट को हम देख लेते हैं कि एक एक कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज है, और उसको आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा, और उसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ये हमारा एशिया है, और एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर भी। यानी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। और ये पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों में क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। इसको अगर हम लोग देखें, तो देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, इंडियन। और यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, रेड सी, लाल सागर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है। कौन सागर है? भूमध्य सागर है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। और ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें इसमें जो आर्कटिक सागर है, सागर या महासागर कह सकते हैं, महासागर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये से घिरा हुआ है। ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, उसका सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के आधार पे, वो है चाइना, यानी जिसको चीन कहते हैं। चीन क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, पहली बात। और दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडिया है। अब बोले ये रशिया वाला पार्ट तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों नहीं है? देखिए, याद रखिएगा, एक रशिया हुआ और एक में टर्की हुआ। रशिया और जो टर्की है ना, वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, यूरोप प्लस एशिया। और जो देश यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में जो फैला होता है, उसे क्या होता है, यूरेशिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया। इसलिए हमने रशिया को, देखिए, अगर इंडिविजुअल रूप से अगर बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप रशिया लगाइएगा क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन अगर एशिया का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए, तो वो क्या होगा? चाइना। क्योंकि जो रशिया है, वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। देखिए, रशिया का जो यूरोप वाला पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? साइबेरिया कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? यूरोप, इस जो ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं?
साइबेरिया कहा जाता है। जो रशिया का यानी रूस का जो एशिया में जो भाग है उसको क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। तो चाइना क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है, और दूसरा कौन सा है, इंडिया है, और तीसरा कजाकिस्तान है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये इंडिया के नीचे एक देश आपने सुना होगा, कौन सा, मालदीव। मालदीव क्या है, एशिया का सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर। और चाइना क्या है, सबसे बड़ा देश है। चाइना क्या है, सबसे बड़ा देश है। अब इसमें थोड़ा सा जल आकृति हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से जल आकृति है जो इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया को तो आपको पढ़ना ही है बढ़िया से, और इंडिया को छोड़ के जो चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, या इस साइड में क्या है, भूमध्य सागर है, जिसको मेरिडियन सी कहते हैं, सागर। यहाँ पे क्या है, लाल सागर है। यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, फारस की खाड़ी है, खाड़ी है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे क्या, बंगाल की खाड़ी है, बड़े बड़े चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस ये जो क्षेत्र है इसमें दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूर्वी चीन सागर है, या पीला सागर भी कहते हैं, चीन सागर या पीला सागर भी है। और यहाँ पे जो सागर है उसको जापान सागर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है, और यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो ये मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन में है, ये इंडोनेशिया है, नाम सुने होंगे, ये सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, जल आकृति, यहाँ कौन कौन सा जल आकृति है ये आपको बता दिया, जो मेन मेन जल आकृति है ये आपको बता दिया। देखिए जो लाल सागर है ना, इसको एक बात समझ लिया कि लाल सागर क्या होता है, इसको अफ्रीका से अलग करते हैं। यानी भारत कह रहा हूं, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला कौन है, लाल सागर है, रेड सी। रेड सी क्या था, ये अलग करते हैं अफ्रीका से। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देशों में आपको बताया था अभी, चीन सबसे बड़ा है, छोटा ये देखिए मालदीव सबसे छोटा है। इधर देखिए इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में क्या है, ये बहुत सारे द्वीपों मिलकर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ये है आपका सिंगापुर है, यहाँ पे। ये आपका मलेशिया है, ये आपका ब्रुनेई है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसको ब्रुनेई कहा जाता है। जो ब्रुनेई जो देश है, द्वीप है, उसमें तीन देश है। एक उसका इंडोनेशिया में थोड़ा सा पार्ट है, एक ब्रुनेई देश है, और एक मलेशिया देश है। ये आपका फिलीपींस है, आपको दिख रहा है। ये जो पार्ट है ये वियतनाम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंबोडिया है। उसके बाद थाईलैंड है, ये ऊपर लाओस है। ये आपका म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या है, बांग्लादेश। ये आपका भूटान हो गया। इधर आइए तो ये साउथ कोरिया हो गया, ये वाला पार्ट। ये जापान हो गया, ये नॉर्थ कोरिया है, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, ध्यान दीजिएगा। और मतलब ये तजाकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये ऊपर वाला किर्गिस्तान है। उसके बाद इधर आइएगा, पाकिस्तान है ये, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर इराक है, फिर टर्की है, और ये जॉर्जिया भी यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सऊदी अरब है, और यहाँ पे आपका इसराइल भी है, जो इसराइल आजकल युद्ध वगैरह हो रहा है। ये यमन है, ये ओमान है,
और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे देश है, द्वीपीय देश है, जैसे यूएई हो गया, कुवैत हो गया। ये छोटे छोटे देश क्या है, यहाँ पे द्वीप है। तो ये क्या है, इसकी राजनीतिक जो भूगोल है वो आपको बता देगा। और ये क्या है, श्रीलंका है। ये क्या होगा, श्रीलंका हो गया। तो इसको आप लोग मैप में इसको लोकेशन को देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देश है, कहाँ पे है। अब देखिएगा, बात करते हैं नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत का भी नहीं बताऊंगा कि भारत को अलग से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। भारत को छोड़ के जितने भी नदियां हैं, लगभग बड़े बड़े नदी की बात बोल रहा हूं, वो आपसे शेयर करूंगी। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, उसमें कौन कौन सी नदियां जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ऐसे तो बहुत सारे हजारों नदी होगा, हम उन हजारों नदी के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। नदी, देखिए एशिया की अगर सबसे बड़ी नदी है, वो है आपका चीन में बहती है, जिसको यंग यंग शी कहा जाता है। यंगस जो नदी है, ये क्या है, चीन में है, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आप जानते हैं इस नदी में क्या होता है, धान के खेतों में, नदी किनारे पे धान के खेत होता है, और उसमें मछली भी पालन की जाती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी नदी है जो चीन से निकल के थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह होके यहाँ जाती है, जिसको मेकांक नदी कहा जाता है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, चीन से होती है। चीन के जो तिब्बत वाले पार्ट है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होता है। इसको कहते हैं मेकांक नदी। ध्यान दीजिएगा। म्यांमार में आइएगा, म्यांमार में एक नदी है, इसको कहते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी कहते हैं। ठीक है। यहाँ से एक नदी बहती है, जो अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश जो के बहती है, जिसको चीन में सांगपो कहा जाता है, और भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। सांगपो कहाँ है, इसको चीन में कहा जाता है, और भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी उनको कहा जाता है। जो मेन मेन नदी है उसको जान लीजिएगा। पाकिस्तान में एक नदी है जो सिंध से होकर बहती है, जिसको सिंध नदी कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है, या इंडस रिवर जिसको कहा जाता है। बड़े नदी की बात बोल रहा हूँ। अफगानिस्तान में एक नदी है जिसको काबुल नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं, काबुल नदी। काबुल नदी अगर आपसे पूछा था कि कहाँ पे है, तो ये आपके काबुल में बहती है। उसके बाद ईरान और जो इराक है, इसके बीच में जो नदी बहती है, उसको कहते हैं फरात नदी। फरात नदी कहते हैं। इसमें कौन सी नदी है, फरात नदी बहती है। तो ये क्या है, मुख्य मुख्य जो बड़े बड़ी नदियां हैं, वो आपको ध्यान देगा। और एक नदी के बारे में जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंबोडिया और चीन के बीच में बहती है, जिसका नाम है आमूर नदी। तो ये क्या है, चीन और मंगोलिया के बीच में सीमा बनाती है, उसका नाम क्या है, अमूर नदी। देखिए, ये सभी नदियां नहीं है, ये मेन मेन नदियां जो बार बार पूछ जाते हैं कि, जैसे पूछ लिया कि आपका इरावदी नदी किस देश में बहती है, मेकांक नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, तो इनको देगा। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फरात नदी कहाँ पे है, काबुल नदी कहाँ पे है, इसको इन ध्यान रखिएगा। सिंध नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे बहती है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में एक नदी है बहुत फेमस है, जिसको महाबेली गंगा कहा जाता है। महाबेली गंगा कहाँ पे बहती है, श्रीलंका में बहती है। इन सभी नदियों के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे माउंटेन की बात करते हैं, पर्वत की बात करते हैं। माउंटेन, देखिए हिमालय तो सब जानते हैं, यहाँ से फैला हुआ है हिमालय। ये हिमालय है, हिमालय सब लोग जानते हैं, जो आपके चाइना के नीचे से, नहीं, जो नेपाल है वहां से गुजरती है, और भारत में है ये। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी जो इंडिया के उस पार है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, या यहाँ कह सकते हैं पाकिस्तान में क्या हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है।
पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है। तिब्बत में कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में लोग जाते हैं, कैलाश पर्वत है जो फेमस, जो पर्वत है वो कैलाश है। ईरान के ये जो साइट आप लोग देख रहे हैं, ईरान के ये जो साइट है, यहाँ पे एलब्रूज पर्वत है, एलब्रूज पर्वत। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में जाएंगे तो साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज। जानते हैं पाकिस्तान में ये जो साल्ट रेंज है ना, यहाँ से जो सेंधा नमक आप लोग जिसे कहते हैं, सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट पाए जाते हैं। रॉक साल्ट यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है। साल्ट रेंज में क्या बनता है? रॉक, जो सेंधा नमक जिसे कहा जाता है। ठीक है, सेंधा नमक शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये मेन मेन, और देखिए भारत में जितने पहाड़ पर्वत है वो आपको अलग से बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। और जो है वो छोटे छोटे पर्वत है, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पठार की अगर बात किया जाए, जिसको प्लेटू कहते हैं, देखिए पठार होता क्या है पहले समझ लीजिएगा। देखिए पठार भी एक स्थलाकृति होता है, जिसका अधिकतम जो हाइट होता है ना, वो 600 मीटर तक होते हैं। एवरेज हाइट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत इससे भी ऊंचा होता है। और ये जो क्या होता है, इसका जो ढलान होता है ना, वो सीधा नहीं होता, बल्कि क्या है, पिरामिड नुमा होता है। पिरामिड आप लोग देखे होंगे, तो पिरामिड नुमा होता है। देखिए पर्वत का जो ढाल होता है ना, वो ऐसे होता है, शंकु टाइप का होता है, यानी कोन टाइप का होता है। और जो पठार होता है उसका जो ढाल कैसा होता है? पिरामिड नुमा होता है। तो पिरामिड नुमा जहां पे ढाल पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? हम पठार कहेंगे, या प्लेटू कहा जाता है। पठार या प्लेटू किसे कहेंगे? जो स्थलाकृति का एवरेज ऊंचाई बता रहा हूँ, 600 मीटर तक होता है। और उसका जो ढाल होता है स्लो होता है, यानी कम होता है। और उसकी स्थलाकृति कैसे होता है? पिरामिड जैसा होता है। उसको हम पठार कहते हैं। और पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत का जो ढाल होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसका जो आकृति होता है वो शंकु नुमा होता है, यानी कोण नुमा होता है। आप लोग पर्वत देखे होंगे, उत्तराखंड में रहते तो सभी ने पर्वत देखा है। तो उत्तराखंड में जितने देखिए पर्वत क्या है? शंकुनुमा होता है, यानी कोन टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पठार की वो बात को छोड़ के बता रहा हूँ, पठार की बात अगर किया जाए, तो चाइना में जो तिब्बत वाला जो पठार है, इसको इसको तिब्बत का पठार कहते हैं। तो तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत का पठार। उसके बाद इसका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पामीर का पठार है, पामीर का पठार, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ये जो पामीर का पठार है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, मतलब सबसे ऊंचा पठार है। और इसे विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसे। इसे क्या कहता है? विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसे? पामीर का पठार। ये भी कहाँ पे है? चाइना में है। इसके बाद शान का पठार, शान का पठार। उसके बाद टकला मकान पठार, टकला मकान, मकान पठार। ये सब चाइना में है। ऊपर अगर मंगोलिया में जाएंगे तो मंगोलिया में एक बहुत ही फेमस पठार है, जिसको कहते हैं गोबी का पठार। गोबी का पठार कहाँ पे है? ये मंगोलिया में है, मंगोलिया में है गोबी का पठार। उसके बाद अगर इधर आएंगे पाकिस्तान की साइड में, तो ये पाकिस्तान में भी क्या है? पठार पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो इराक ईरान में भी क्या है? कुछ पठार पाया जाता है। लेकिन इराक ईरान इस साइड में क्या है? पठार से ज्यादा क्या था, यहाँ पे मरुस्थल इन डेजर्ट ज्यादा पाए जाते हैं। क्या ज्यादा पाया जाता है? डेजर्ट ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। पामीर, देखिए ये सब पूछे गए सवाल है। पामीर का पठार हो गया, तिब्बत का पठार हो गया, शान का पठार हो गया, टकला मकान का पठार हो गया, गोभी का पठार हो गया। ये सारे सब क्या है? पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट कहाँ कहाँ है, मरुस्थल। मरुस्थल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें मरुस्थल में देखिए, ये जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का, ये जो क्षेत्र है इसको थार मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद क्या है इसका? अरब में बहुत सारे क्या है? मरुस्थल है, इसको अरब मरुस्थल कहा जाता है। अरब
मरुस्थल है यहाँ पे, डेजर्ट है। अरब मरुस्थल में क्या है, सऊदी अरब आता है, ईरान इराक का जो क्षेत्र रहता है, ये सब सारी चीज क्या होता है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात होता है ना, ये जो हमारे जहाँ पे लद्दाख वाला जो क्षेत्र रहता है, इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मरुस्थल जैसा क्या आता है, एक्टिविटीज होता है, मतलब वहाँ पे पानी का बहुत अभाव होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का सबसे कम बारिश कहाँ होता है, तो लद्दाख वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होता है, बारिश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, बल्कि बर्फबारी ज्यादा होता है। तो ये क्या होगा, आपके एशिया महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट नदी हो गया, पठार हो गया, माउंटेन हो गया और डेजर्ट हो गया, इसके बारे में आप लोगों से बात करें। आप देखिएगा, इसमें जो आपका क्लाइमेट है, इन क्षेत्रों की क्लाइमेट की बात बोल रहा हूं। देखिए, भारत के आसपास के जो क्षेत्र है, इसको इंडियन कॉन्टिनेंट कहा, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, भारतीय उप महाद्वीप कहा जाता है। तो जो भारतीय उप महाद्वीप है, यहाँ का जो जलवायु है वो क्या है, मानसूनी जलवायु है। कैसा जलवायु है, मानसून टाइप के जलवायु है। कैसा है, मानसून। चीन के, यानी ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, अफगानिस्तान से लेके ये जो पूरा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं, जलवायु। इधर देखिए, समुद्र तट से लगे हुए जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ पे पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है, इसमें मरुस्थली जलवायु पाया जाता है। कैसे जलवायु है, मरुस्थली जलवायु, डेजर्ट है, मरुस्थली। और ये जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं, यहाँ पे मरुस्थल तो है, लेकिन यहाँ पे शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, यानी कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। देखिए, हमारे राजस्थान का जो पार्ट डेजर्ट है ना, उसको कहता है क्या है, वहां पे शुष्क नहीं, जो गर्म वाला डेजर्ट है। और जो साइबेरिया वाला जो पार्ट है, या लद्दाख वाला जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। नहीं, वहां पे बर्फ जमी रहती है हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ के जलवायु अलग होती है। इधर अगर जाएगा तो इधर क्या है, जो जलवायु है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। इधर भी जाएंगे, ये वाला जो क्षेत्र आप लोग दिख रहा है, ये पूरा ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास है। भूमध्य रेखा के आसपास, अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र होता है, वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा गिरती है, और वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा होगा तो उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी होता है। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी होता है। तो यहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या है, इनके जलवायु है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगला महाद्वीप देखते हैं, वो है अफ्रीका। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसको पहले समझ लिया, इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डार्क यानी अंधेरा, या अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से ही क्या है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। और जो भूमध्य रेखा का जो अधिकांश भाग है, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी कॉन्टिनेंट में अगर किसी भाग को देखा जाए, तो वो क्या है, आपके अफ्रीका से गुजरती है। देखिए, अफ्रीका का ये जो वाला भाग है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ से क्या है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसलिए यहाँ क्षेत्र क्या है, पहले जो मानव उत्पत्ति हुआ, इसलिए देखिएगा इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं, इसको जिसको जनजाति कह सकते हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे पिग्मी का नाम सुने होंगे, बुशमैन का नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। और जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अफ्रीका से हुई है।
आप लोगों ने सुना होगा कि जो मानव है, हमारा जो वैज्ञानिक नाम है उसको होमो सैपियंस कहा जाता है। लेकिन हमसे भी पहले बहुत सारे कैटेगरी में क्या है और भी मानव रहे थे, जिनका डेवलपमेंट के बाद हम लोग बने हैं लास्ट में। हम लोग क्या है, मानव का अब लास्ट पीढ़ी है। इससे पहले और भी पीढ़ी थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुने, क्रो मैग्नन का नाम सुने होगा, रामापेथेकस का नाम सुने होंगे, ये बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो ये क्या है, अफ्रीका के जो जंगलों में जो चिंपैंजी प्रजाति के जो एनिमल थे, उनसे क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होके ये सब विधि के बाद हम लोग होमो सेपियंस बने हैं। देखिए, होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, प्रज्ञ मानव। प्रज्ञ मतलब विद्वान मनुष्य या मानव कहा जाता है। कि इस धरती पर हमसे ज्यादा आईक्यू लेवल वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। और इसलिए क्या होता है, देखिए, मानव इसलिए श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर उनके पास आईक्यू है तभी तो श्रेष्ठ है, नहीं तो क्या है, हमसे भी बलशाली एनिमल और भी है, लेकिन वो क्या है, हमसे ऊपर नहीं है। तो जो प्रज्ञ मानव, जो आधुनिक मानव जिसे कहते हैं, देखिए हमारा जो आधुनिक मानव जिसको होमो सेपियंस कहते हैं ना, आज से लगभग 10,000 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ। कितने साल पहले? 10,000 साल। 10,000 साल से पहले ये जो होमो सेपियंस था, या जिसको प्रज्ञा मानव कहा जाता है, ये धरती पर नहीं थे। इनका क्या है, आप लोग तो अगर साइंस पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जीवो अलग अलग जो प्रजातियों का जो विकास होता है, वो क्या होता है, म्यूटेशन से होता है, जिसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन से होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी बहुत सारे क्या है, उत्परिवर्तन हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है। और आने वाले हजारों साल के बाद क्या होगा, हमारे जो ये होमो सेपियंस है, ये भी क्या होगा, ज्यादा आईक्यू या ज्यादा बन जाएंगे, तो इसका भी क्या होता है, दूसरा नाम हो जाएगा। म्यूटेशन हमेशा होते रहे हैं और होते रहे हैं। और इसलिए देखिए, अभी क्या है, जो आप लोग देखेंगे, जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनका क्या होता है, फिजिकल जो बॉडी है वो थोड़ा कमजोर है, और जो अ, मस्तिष्क है वो ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं। और एआई आने के बाद तो ये और ज्यादा होने वाला है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएंगे, तो उससे मुकाबला करने के लिए क्या होगा, आईक्यू और ज्यादा आवश्यकता हो जाएगा। तो ये क्या किससे बनता है, उत्परिवर्तन से बनते हैं। तो ये मत समझिए कि ये जो होमो सेपियंस है यही सबसे पहले आए थे, यानी इससे पहले और भी मानव जातियां रहे होंगे, और उनमें लगातार उत्परिवर्तन हुआ। और उत्परिवर्तन के बाद यानी म्यूटेशन के बाद क्या होगा, अभी हम लोग होमो सेपियंस बने हैं, जिसको प्रज्ञ मानव कहते हैं, आज से 10,000 साल पहले की बात बोल लो। तो इतिहास में आप जब पढ़ेंगे तो उसको नव पाषाण काल कहा जाता है, नियोलिथिक एज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, नियोलिथिक एज में ही क्या है, ये मानव बने हम लोग। जो प्रज्ञ मानव है या होमो सेपियंस है, इनका डेवलपमेंट हुआ। और ये कहाँ से हुआ, अफ्रीका के जंगल से हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिए, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुआ, अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका का जो क्षेत्र है ना, वो गर्मी ज्यादा था। और सबसे पहले देखिए, मानव का जो विकास हुआ वो जल में हुआ। मानव मतलब जीवों की विकास, मानव की विकास तो सबसे बाद में हुआ। जो जीवों का जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है, जल से बना है। जल से जीवों का, जल में मतलब जीवों से, मतलब जल में जीवों का उत्पत्ति हुई। इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ये अफ्रीका क्या है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है कि तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऊपर क्या है, ऊपर आपका कर्क रेखा है, बीच में क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा सॉरी, विषुवत रेखा है, और नीचे क्या है आपका, मकर रेखा है। तो विश्व में अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये पेपर में, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब इसकी आउटर लाइन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इधर इंडोनेशिया, इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर है। यहाँ आपको क्या बताता, लाल सागर है। बता दें कि लाल सागर क्या है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर क्या है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला महासागर कौन सा है, भूमध्य सागर या मेरिडियन सी है। और भूमध्य सागर के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक
वाटर स्टेट है जिसको जल संधि कहते हैं, वो क्या होता है, ये अफ्रीका के जो स्थल भाग है वो अलग करता है। ये जो देख रहे हैं, जो मोरक्को देश है, यहाँ यहाँ पे एक जल संधि है जिसको वाटर स्टेट कहते हैं, उसका नाम है जिवल्टर। जिवल्टर, जिवल्टर जल संधि कहते हैं। जो आप लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, स्पेन, स्पेन से अलग करता है। और ये देश कौन से अलग करते हैं? मोरक्को जो देश है इसको अलग करता है। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है। और नीचे अगर क्या है, नीचे आंध महासागर या साउदर्न महासागर इसमें है। तो ये क्या है, इसके बाहरी भाग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ये। और ये क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब इनमें कौन कौन सा देश है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, ये थोड़ा सा सींग जैसे आकृति बनी हुई है। इसे क्या था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, नहीं, अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। इसमें देखिए कौन कौन सा देश है। एक है एरिट्रिया, एक देश है। एक इथोपिया एक देश है। एक जिबूती एक देश है। और एक सोमालिया एक देश है। ये चार देश मिला के क्या बनता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश है? चार देश है। चारों का नाम याद रखिएगा, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। आप लोग जानते हैं कि सोमालिया क्या है, डाकू के लिए बहुत फेमस है। जलीय जलीय डाकू यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जल जहाज को लूटते हैं। क्योंकि हिंद महासागर से होके क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये जो लाल सागर है ना, यहाँ से एक कैनल जाता है जिसको नाम क्या है, सुएज कैनल। सुएज नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो यहाँ से जाते हैं तो एशिया से जो भी जहाज यूरोप या अमेरिका में जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, इसी कैनाल से होके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोमालिया है तो यहाँ से लूटते वटते बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा समुद्र डाकू कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र डाकुआ कहाँ पाए जाते हैं? सोमालिया में। सोमालिया, इसको समझ में आया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये देखिएगा इजिप्ट है। इजिप्ट जिसको मिस्र, यहीं पे पिरामिड है। यहाँ पे क्या है, पिरामिड। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इजिप्ट या जिसकी राजधानी आपका काहिरा है या कैरो कहते हैं वो है। ये है सूडान है। ये उत्तरी सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। इसको ध्यान। ये केनिया, आप लोगों ने सुना होगा, क्रिकेट खेलता है। ये है तंजानिया है। ठीक है। ये आपका मलावी है। ठीक है। ये आपका जाम्बिया है। ये अंगोला है। ये नामीबिया। नामीबिया क्यों फेमस है, आप लोग सुने होंगे। अभी पिछले साल क्या है, भारत में कुछ क्या लाया था, चीता लाया गया था। सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये नामीबिया से लाया गया था। क्या लाया था? चीता। तो ये नामीबिया से क्या लाए थे, चीता। और कहाँ रखा गया था? मध्य प्रदेश में रखा गया था। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? ऊनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हर चीज को याद रखिएगा। हर चीज को क्या करना है, याद करना है, तभी होगा। तो नामीबिया से क्या लाया गया था? चीता लाया गया था। इसको पैंथर कहा जाता है। ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है। उसके बाद ये है नाइजर है। और ये नाइजीरिया का नाम सुने होंगे। ये लीबिया का नाम सुने होंगे। ये अल्जीरिया का नाम सुने होंगे। ये मोरक्को है। ये माली देश है। ठीक है। ये बहुत सारे इसमें देश है। और दक्षिण, अगर एकदम लास्ट में जाओगे तो दक्षिण अफ्रीका है। सबसे लास्ट में क्या है? दक्षिण अफ्रीका है। ये बहुत सारे देश इसमें है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ झील है, लेक बहुत फेमस है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेक आपको दिखाई दे रहा है। जो लेक का नाम क्या है? विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक। देखिए विक्टोरिया जो झील या लेक है ना, ये एकमात्र ऐसा लेक है जिसमें जिसको क्या होता है, भूमध्य जो रेखा है इससे गुजरती है। मतलब ये इसी के को क्रॉस करके जाती है। भूमध्य रेखा, जिसको मेरिडियन लाइन या विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है। कौन सा है? आपका विक्टोरिया लेक। और इसी विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है? नील नदी, जिसको आप नाइल रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइल रिवर भी कहा जाता है। और ये जो नाइल रिवर है, ये दुनिया का सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाइल रिवर या नील नदी है। जो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये जो नाइल नदी है, ये आगे जाके देखिएगा, ये जो अब दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल के ये आगे बढ़ती है, और ये कहाँ से जाती है? ये इजिप्ट से होकर क्या होता है? भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं, या इजिप्ट का वरदान कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, वरदान कहा जाता है। तो नील नदी। दूसरी नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा नदी है। इसको कहते हैं कांगो रिवर। पहले इसका नाम जायरे हुआ करता था, अभी इसका नाम क्या है? कांगो है। जायरे। ये नदी क्यों फेमस है, पहले समझ लीजिएगा। ये जो नदी है ना, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ये बहुत फेमस है। बहुत बार पेपर में आ जाता है कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो वो नदी है कांगो रिवर या जायरे रिवर। पहले इसका नाम जायरे था, अब उसका नाम कांगो हो गया। दूसरा नदी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये नदी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से होके बहती है। इसको कहते हैं आपको लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ध्यान दीजिएगा। लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, ये कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है और भारत में है? वो नदी कहाँ कहाँ पे है? इंडिया में है। तो आप लोग बताइएगा कि भारत में कौन सा ऐसे नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार डिवाइड करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, काटती है। तो वो आपको बताना है कौन सी नदी है। तो कर्क रेखा को काटने वाले आप बताइएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी। और भूमध्य रेखा या मेरिडियन लाइन को 2 बार काटने वाली, क्रॉस करने वाली जो रिवर है, उसका नाम है कांगो रिवर या जायरे रिवर। कांगो रिवर या जायरे रिवर, ये आप लोगों को समझ में है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? कि अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? आपके अफ्रीका में। यहाँ पे एक झील आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है चाड झील।